गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन टेक इन ऑर्डर द फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है, अगर कोई एक पॉइंट है उसके ऊपर कितने भी फोर्स लग रही हैं वो किसके रूप में हम रिप्रेजेंट कर अगर वो रिप्रेजेंट हो सकती हैं, अगर हम उनको एक पॉलीगन है उसकी साइड्स के रूप में हम अगर उनको अरेंज कर सकते हैं तो फोर्स किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। और बस एक कंडीशन क्या है, वो किस में होनी चाहिए? ऑर्डर में, मतलब हेड टू टेल कम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे ये कोई फोर्स है P1 P2 P3 P4 एंड P5, तो हम इनको एक पॉलीगन की साइड्स के रूप में हम इनको अरेंज कर दिया। और यहाँ पे ऑर्डर में भी है हेड टू टेल, यहाँ पे भी देखो। तो ये फोर्सेज किस में है? इक्विलिब्रियम में। अब हमने क्या मान लिया कि फोर्सेस P1 P2 P3 एंड P4 एंड P5 एक्टिंग एट O रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ B B C C D D E एंड E। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसके रूप में? साइड्स ऑफ पॉलीगन ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए। अब वेक्टर नोटेशन का यूज करते हुए और ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस को यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए सी। ये हो गया। अब आगे हमने क्या किया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी को क्या लिख दिया? ए बी प्लस बी सी की जगह तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए सी। और सी डी एज इट इज, सी डी एज इट इज हो गया। और इसको हमने क्या लिख दिया? सी ए सी और सी डी को ए डी लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और बाकी जो दो साइड बच गई थी डी ई और ई ए, वो भी हमने ऐड कर दी। तो ए बी बी सी और सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया? ए डी प्लस डी ई एज इट इज, ई ए एज इट इज। अब जो है ए डी और डी ई, ए डी और डी ई, ये किसके इक्वल लिख दिया हमने? ए ई के इक्वल। ए डी और डी ई ये किसके लिख दिया? ए ई के इक्वल। और प्लस में हमारे पास क्या बच रहा था? ई ए। ये हो गया। ए ई को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ई ए प्लस ई ए, और ये क्या होगा? इक्वल में जीरो क्या आ गया? तो जो 500 फोर्स है P1 P2 P3 P4 एंड P5 वो किसके इक्वल में आ गई? जीरो। अगर जीरो के इक्वल है तो फोर्स किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ से एक हम स्पेशल केस ड्राइव कर सकते हैं। वो स्पेशल केस क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास दे रखा है। ई ए को हम इस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या आ गया? माइनस ऑफ ई ए। माइनस ई ए को क्या लिख सकते हैं हम? ए ई। तो इससे हम क्या स्पेशल केस निकाल सकते हैं कि जो जितनी भी फोर्स दे रखी है अगर वो ऑर्डर में है और वो एक क्या फॉर्म कर रही है? पॉलीगन, तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? जो एक साइड, कोई भी एक साइड हम ले लेंगे और उसका ऑर्डर क्या कर देंगे? अपोजिट। वो क्या हो जाएगा? उसका रिजल्टेंट। इसमें हमने यही तो किया है। ए बी बी सी सी डी डी ई ये आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया? हमारा ए ई। हमारा ऑर्डर क्या चल रहा था? ऑर्डर तो आना चाहिए था ई ए, लेकिन हमने ले क्या लिया? ऑर्डर ए ई। तो अगर हम ऑर्डर अपोजिट कर देंगे तो जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेज हैं उसका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा स्पेशल केस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरम ऑफ रिजॉल्व
पार्ट्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स क्या होती है, जो एक ही प्लेन में जो फोर्स हो, फोर्स इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। इसका प्रूफ क्या है, हमने P1 P2 P3 अप टू Pn ये क्या मान ली, n कंकरेंट फोर्स है, वो किस पॉइंट पे लग रही है, O पे, एंड OX भी गिवन है, और OX उनकी क्या दे दी, गिवन डायरेक्शन दे दी। अब हमने R1 क्या मान लिया, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, दो फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या मान लिया, R1 P1 एंड P2 का, और R2 हमने क्या मान लिया, रिजल्टेंट किसका, P1 P2 का। तो रिजल्टेंट क्या आ गया था, R1, और अगली फोर्स हमने क्या मान ली, P3। तो R1 और P2 का रिजल्टेंट क्या हो गया, R2। अब इसी प्रकार हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, जो Rn-1 जो रिजल्टेंट है वो किसका मान लिया हमने, उससे एक कम फोर्स है उसका रिजल्टेंट, और जो लास्ट वाली फोर्स है उसका रिजल्टेंट। और Rn-2 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 P2 P3 और इंटू Pn-1 तक लिख सकते हैं। तो Rn-1 वो रिजल्टेंट किसका आ गया, जो जितनी भी फोर्सेज है आ गया। अब हम जो ऊपर जो हमने R1 R2 और Rn-1 की जो फॉर्म लिखी है उसकी फॉर्म चेंज करके हम ये भी लिख सकते हैं, रिजॉल्व पार्ट ऑफ R1 अलोंग OX क्या आएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ P1 एंड P2 अलोंग OX। जो P1 और P2 फोर्स है उनका एल्जेब्रिक सम अलोंग OX क्या लिख सकते हैं, R1। R2 हम क्या लिख सकते हैं, R1, और P3 का रिजॉल्व पार्ट है वो किसके अलोंग, OX के अलोंग लिख सकते हैं। R1 क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P2 अलोंग OX। इसी प्रकार से हम Rn-1 को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ Rn-2 एंड P1 एंड Pn अलोंग OX। और Rn-2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इससे एक पहले क्या आएगा, Pn-1, तो वहाँ तक का लिख सकते हैं। और लास्ट फोर्स हमने Rn-2 है उसको इतना लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं इंटू Pn अलोंग OX। हमारे पास थ्योरम क्या कहती है, यही कहती है कि जो जितनी भी फोर्स लग रही हैं वो इक्वल टू किसके आएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स। जो जितनी भी फोर्स लग रही हैं सेम प्लेन में उनका एल्जेब्रिक सम हम कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। अब इसके बाद हम आज अब सर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले हमारे पास एक टॉपिक और बच गया, वो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये टॉपिक क्या कहता है, P1 P2 P3 एंड Pn बी एन कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट O। ये पॉइंट O हो गया, इस पे फोर्स लग रही है P1 P2 P3 एंड अप टू Pn तक लग रही है। P1 और OX के बीच का एंगल α1, और जो OX और P2 के बीच का एंगल वो कितना है, α2, और P3 और OX के बीच का एंगल α3, और R के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब हमने O से OX और OY ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए एक दूसरे के। अब हमें और ये थीटा एंगल बना रहा है OX के साथ, इनका रिजल्टेंट, ये बात पहले बता चुके। अब हम इस थ्योरम से, जनरलाइज थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, रिजॉल्व अलोंग OX के अलोंग रिजॉल्व पार्ट हम क्या लिख सकते हैं, R कोस थीटा, और वो किसके इक्वल आएगा, P1 कोस α1, P2 कोस α2, P3 कोस α3, और अप टू अगर n फोर्सेज हैं तो Pn कोस αn। इसको फर्स्ट मान लिया।
इसके बाद अलोंग ओ वाई है, तो अलोंग ओ वाई क्या आएगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या आएगा, P1 साइन अल्फा 1, P2 साइन अल्फा 2, P3 साइन अल्फा 3 और अप टू Pn साइन अल्फा n। इसको सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड को स्केयर करके ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो आर स्केयर कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में आर स्केयर, और राइट हैंड साइड में इसको हमने क्या मान लिया था एक्स और इसको क्या मान लिया था वाई। ये किसके इक्वल आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और आर को क्या लिख सकते हैं, स्केयर दोनों साइड स्केयर रूट करेंगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसको हम आगे भी क्या लिख सकते हैं, आगे अगर सोल्व करना चाहें तो इक्वेशन सेकंड है उसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और इक्वल में क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।